हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है जीपी क्लासेज में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे परिसंचरण तंत्र के प्रीवियस क्वेश्चन। इस वीडियो में लगभग हम 40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और एक एक क्वेश्चन को हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि फ्रेंड्स आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो एसएससी के प्रीवियस क्वेश्चन हैं। तो एसएससी के आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रक्त का रंग साइटोक्रोम, क्लोरोफिल, हीमोसाइनिन तथा हीमोग्लोबिन में से किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है। तो आप सभी को पता है रक्त के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होता है, लेकिन आपको यहाँ पे बताना है कि लाल रंग किसकी वजह से होता है। तो लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन की वजह से, यानी ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। हीमोग्लोबिन में एक हीम तत्व पाया जाता है जिसकी वजह से इसका रंग लाल होता है। और यदि आपको धातु पूछे तो हीमोग्लोबिन में लोह तत्व पाया जाता है। कौन सा तत्व पाया जाता है? लोह तत्व। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, पुरानी तथा नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती है। यदि फ्रेंड्स हम बात करें आरबीसी की, तो आरबीसी का जो जन्म होता है वो कहाँ पे होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, अस्थि मज्जा में। कहाँ पे? अस्थि मज्जा। बोन मेरो भी लिखा आ सकता है, तो आपको अस्थि मज्जा और बोन मेरो दोनों नाम याद रखने हैं। और इनका जो जीवन काल होता है, यदि हम बात करें जीवन काल की, तो लगभग 120 दिन होता है। और 120 दिन के बाद में ये क्षतिग्रस्त हो जाती है, यानी कि कमज़ोर हो जाती है, पुरानी हो जाती है और इनकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि यह नष्ट हो जाती है। लेकिन ये नष्ट होती कहाँ पे है? तो प्लीहा के अंदर, जिसे स्प्लीन भी कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, प्लीहा। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है लसिकाणु, एक केंद्रकाणु, बिंबाणु या फिर रक्ताणु। देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, यदि फ्रेंड्स हम बात करें डब्ल्यूबीसी की, वाइट ब्लड सेल यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं, ये मेनली 3 टाइप की होती हैं। यदि हम बात करें पहली, तो उसका नाम है मोनोसाइट। क्या है? मोनोसाइट। दूसरी हो जाएगी आपके लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट। और तीसरी हो जाएगी ग्रेनुलोसाइट, ग्रेनुलोसाइट। ये जो ग्रेनुलोसाइट है ये खुद 3 प्रकार की होती हैं। इसमें कौन कौन से 3 प्रकार है? तो यदि हम बात करें न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल्स, एक और टाइप होता है, वो होता है बेसोफिल्स। अब यदि हम बात करें सबसे बड़ा श्वेत यानी कि सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी होती हैं, तो मोनोसाइट ये सबसे बड़ी होती है, जिसे हिंदी में बोलते हैं एक केंद्रकाणु, यानी ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, मोनोसाइट। आप सभी को पता है डब्ल्यूबीसी का जो कार्य होता है वो क्या होता है? प्रतिरोधक शक्ति उत्पन्न करना, यानी कि संक्रमण से सुरक्षा करना। तो संक्रमण से सुरक्षा कौन सी डब्ल्यूबीसी करती है? यदि आपको ये पूछे तो वो करती हैं लिम्फोसाइट। और यदि किसी को एड्स हो जाता है तो कौन सी डब्ल्यूबीसी की मृत्यु हो जाती है? तो वो है लिम्फोसाइट। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है? आरबीसी, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट या फिर प्लेटलेट्स। तो अभी हमने बात की थी डब्ल्यूबीसी की, तो जितनी भी डब्ल्यूबीसी हैं आप सभी को याद हो गई है। मेनली 3 टाइप की होती हैं। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट और ग्रेनुलोसाइट। लेकिन लिम्फोसाइट जो होती हैं वही क्या करती हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी उत्पन्न करती हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और वीडियो को कंटिन्यू देखते रहना है। एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं? तो ये भी बात कर चुके हैं हम। तो एड्स के जो विषाणु होते हैं वो किसे नष्ट करते हैं? लिम्फोसाइट को। लिम्फोसाइट ही जो है रोगों से सुरक्षा करती है। जब ये नष्ट हो जाती हैं लिम्फोसाइट, तो हमारे शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो खत्म हो जाती है। इसीलिए एड्स के कारण एक टाइम बाद में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है।
किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है। तो यदि हम बात करें, जो हमारा रक्त होता है उसमें गैसें मिक्स हो जाती है, तो ये जो मिक्स होने का प्रोसेस होता है ये विसरण के द्वारा होता है। यदि हम बात करें विसरण की, विसरण क्या होता है? विसरण ये होता है गैसों का समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण यानी कि जब दो गैसें मिलती है तो उन गैसों का यदि कोई मिश्रण समांगी मिश्रण बन जाता है और वो मिश्रण अपने आप उनके बॉन्डिंग की वजह से हो जाता है, जैसे कि, और ज़रूरी नहीं है गैसों का हो, लिक्विड और गैसें भी आपस में मिक्स हो सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो गैसें होती हैं, हमारे जो हम सांस के द्वारा गैसें अंदर लेते हैं तो वो गैसें हमारे रक्त के साथ अपने आप मिल जाती हैं, और ये जो अपने आप मिलती हैं तो एक मिश्रण बना लेती हैं, और वो मिश्रण कहलाता है समांगी मिश्रण। यानी कि उनको अलग कर पाना इतना आसान नहीं होता, तो वो जो प्रोसेस होता है वो विसरण कहलाता है। इंग्लिश में इसे बोलते हैं डिफ्यूजन। प्राकृतिक कोलॉइड कौन सा है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कोलॉइड क्या होता है। देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो ये आपका पानी है, ठीक है, क्या है? पानी। अब आपने इसमें क्या नमक डाल दिया, तो जब आप नमक डाल के या चीनी डाल के इसको मिक्स कर दोगे तो उसके बाद में पता नहीं चलेगा कि ये मिश्रण में नमक घुला हुआ है या नहीं। लेकिन क्या होता है कि ये जो नमक के छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, ऐसे आप देखोगे तो आपको दिखेगा नहीं, लेकिन यदि आप दूरबीन से इसे देखोगे तो इसके अंदर छोटे छोटे नमक के पार्टिकल आपको तैरते हुए दिखाई देंगे। तो वो जो मिश्रण बनता है जिसमें छोटे छोटे पार्टिकल अंदर होते हैं, तो उस मिश्रण को बोलते हैं कोलॉइड मिश्रण। तो जो रक्त होता है ये प्राकृतिक कोलॉइड का उदाहरण है, क्योंकि आप सभी को पता है जो हमारा रक्त होता है उस रक्त के अंदर क्या क्या होता है? आरबीसी होती हैं, डब्ल्यूबीसी होती हैं, प्लेटलेट्स होती हैं, प्लाज्मा होता है। इन सभी का जो मिश्रण होता है ये समांगी मिश्रण होता है। दूर से हम देखेंगे तो हमको रक्त एक लिक्विड की तरह दिखेगा, ठीक है, लेकिन यदि हम इसको लैब के अंदर देखते हैं तो आरबीसी अलग दिखती है, डब्ल्यूबीसी अलग दिखती है, प्लेटलेट्स अलग दिखती है, और प्लाज्मा को भी अपन अलग कर सकते हैं। तो ये कैसा मिश्रण हो गया? कोलॉइडी मिश्रण। और ये नेचुरली है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक कोलॉइड। तो रक्त यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। रक्त में हीमोग्लोबिन एक समिश्र प्रोटीन है जिसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लौह तत्व पाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन होता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो हमारा जो ऑक्सीजन है वो किसके साथ में मिक्स होती है? हीमोग्लोबिन के साथ में। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है ऑक्सीजन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन के लिए। देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपने ये सुना होगा कि जैसे कोई एक बंद कमरा है, ठीक है, इसमें कोई एक व्यक्ति जो है वो सो रहा है और यदि यहाँ पे कोई मोमबत्ती या चिमनी जो है जल रही है, ठीक है, जब ये चिमनी जल रही है पूरी रात ये सो रहा है, तो ये जो कमरा है चारों तरफ से बंद है, यानी कि बाहर की जो हवा है इसके अंदर नहीं आ रही है। तो क्या होगा, ये जब ऑक्सीजन अंदर लेगा तो यहाँ से जो ये मोमबत्ती जल रही है, जो भी चिमनी जल रही है, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी इससे, क्योंकि ये पूरा जलता नहीं है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड ये जो है श्वास के साथ में लेता जाएगा। जब लेता जाएगा तो इसके हीमोग्लोबिन के साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ जाएगी, जिससे इसकी मृत्यु हो जाती है। तो हीमोग्लोबिन में की जो बंधुता होती है, यानी कि जुड़ने की क्षमता होती है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में सबसे अधिक होती हैं। और एक इम्पोर्टेंट चीज़, ये कितना गुना होती हैं? ये लगभग 250 गुना अधिक होती है, यानी कि ऑक्सीजन से 250 गुना अधिक इसके जुड़ने की क्षमता होती है। इसीलिए कहा जाता है कि बंद कमरे के अंदर सिगड़ी नहीं जलानी चाहिए, नहीं तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने का कारण क्या होता है? यही कार्बन मोनोऑक्साइड जो हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ जाती है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये चीज़ समझ में आई होगी कि क्यों ऐसा बोला जाता है। इसका मेन रीज़न ये है। मानव रक्त का रंग लाल क्यों होता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो हीमोग्लोबिन की वजह से। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। यदि किसी व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त दे दिया जाए तो निम्नलिखित में से क्या परिणाम होता है? सभी धमनियाँ जो है संकुचित हो जाती हैं
विस्तारण हो जाता है धमनियों का, या फिर आरबीसी का संश्लेषण हो जाता है, तिल्ली और लिम्फ नोड में विकृति आ जाती है। मेन क्या कारण होता है? देखिए, कोई भी व्यक्ति है जिसका जो ब्लड ग्रुप मान लो AB है, इसको यदि हमने कोई और ग्रुप का जैसे A ब्लड ग्रुप का जो है ब्लड हमने दे दिया, तो क्या होगा कि ये जो दोनों ब्लड मिलके, यानी कि इसका खुद का और जो बाहर से दिया, ये दोनों आपस में मिक्स होकर क्या बनाएंगे? क्लोटिंग, जिसे हम क्या बोलते हैं? रक्त का थक्का। रक्त का थक्का, ये जो रक्त का थक्का बन जाएगा। रक्त का थक्का कब बनता है? जब जैसे हमारे चोट लगती है तो रक्त बहने लगता है, तो वहाँ पे रक्त का थक्का बनता है। लेकिन गलत रक्त देने से ये हमारे शरीर के अंदर ही रक्त का थक्का बन जाएगा। रक्त का थक्का यानी कि एक तरीके से रक्त हमारा जम जाएगा। तो जब रक्त जम जाएगा तो हमारी जितनी भी धमनियाँ हैं वो संकुचित हो जाएगी, यानी ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, सिकुड़ जाएगी। जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना क्या कारण है? यानी कि कौन सा रोग हो जाता है? गठिया का, या फिर अस्थि सुशीरता का, या फिर अस्थि मृदता का, या रिकेट्स का? देखिए, रिकेट्स रोग जो है वो हड्डियां जब कमज़ोर होती हैं, विटामिन डी की कमी होती है, तब रिकेट्स रोग होता है। लेकिन जितने भी हमारे शरीर में जोड़ है, जॉइंट है, उनमें क्या होता है कि यूरिक एसिड जम जाता है। जब यूरिक एसिड जम जाता है तो उस रोग को बोलते हैं गठिया रोग। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। और इसे ही गाउट रोग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऐसे भी लिखा आ सकता है, गाउट रोग। एक ही बात है, गठिया रोग कह दो या गाउट रोग कह दो। किस कशेरुकी में ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर मिल जाते हैं? मत्स्य वर्ग में, उभयचर में, पक्षी में, या फिर स्तनपायी में? देखिए, कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें द्विपरिसंचरण तंत्र पाया जाता है, और उनका जो हृदय होता है वो 2 पंपों में विभक्त नहीं होता, यानी कि जो हृदय होता है उसके अलग अलग पार्ट नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित दोनों जो रक्त होते हैं वो मिल जाते हैं। तो ये किस में होता है? ये होता है उभयचर में। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। और कुछ सरीसृप होते हैं उनमें भी ऐसा होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है उभयचर के अंदर। मानव मस्तिष्क में कितने नीले होते हैं? यहाँ पे बात हो रही है मस्तिष्क की। तो मस्तिष्क के अंदर नीले कितने होते हैं? 3, 4, 5 या फिर 2? तो मानव मस्तिष्क में 4 नीले होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। 2 पार्श्व नीले होते हैं जो दाएं और बाएं भाग में स्थित होते हैं। एक हमारे जो मस्तिष्क का आगे का भाग होता है वहाँ पे होता है, और एक मस्तिष्क के पीछे की साइड यानी कि पश्च भाग में होता है। तो कुल मिला के कितने नीले हो गए? 4 नीले होते हैं। निम्न में से कौन मनुष्य में श्वसन रंजक है? देखिए, हमारा जो रक्त होता है उसके अंदर जो है रंजक पाया जाता है, पिगमेंट्स बोलते हैं जिसे। तो वो रंजक जो होता है वही क्या करता है? गैसों का आदान प्रदान करता है, यानी कि जो रक्त होता है वो गैसों को नहीं लेके जा सकता। तो हमारे जो रक्त होता है उसके अंदर हीमोग्लोबिन रंजक पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। इसी हीमोग्लोबिन की वजह से जो ऑक्सीजन है वो लेके जाता है, और उसी की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर लेके आता है। तो हमारा जो आंसर है वो डी करेक्ट हो जाएगा। सार्वत्रिक रक्तदाता वे लोग हैं जिनका रुधिर वर्ग होता है ए, बी, ओ या फिर ए बी। तो यहाँ पे बात आ रही है रक्तदाता की। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी को आता होगा। सर्वदाता जो होता है वो ओ होता है, और जो ए बी होता है ये सर्वग्राही होता है। क्या होता है? सर्वग्राही। इसका कारण क्या है? यदि हम बात करें जो हमारा जो ब्लड ग्रुप ओ है, इसमें क्या होता है? इसमें एंटीजन जो होता है, एंटीजन ये क्या होता है? अनुपस्थित होता है। और जो एंटीबॉडी होता है, एंटीबॉडी ये होता है उपस्थित। ये है बात ब्लड ग्रुप ओ की। यदि हम बात करें ए बी ग्रुप की तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि जो एंटीजन जो होता है, एंटीजन तो इसमें उपस्थित होता है, लेकिन इसके अंदर एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। एंटीबॉडी क्या होती है? नहीं होती है, यानी कि अनुपस्थित होती है। ये आपको ध्यान रखना है।
इसीलिए जो है ए बी आपका सर्वग्राही, ग्राही का मतलब सबसे लेने वाला, और ये है सर्वदाता, दाता यानी कि देने वाला। यदि माता पिता में एक का रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे का ओ है तो उनके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग होगा। देखिए ए बी है तो उसमें एक ए होगा, एक बी होगा, और जो आपका ब्लड ग्रुप ओ है उसमें एक ओ होगा, दूसरा भी क्या होगा, ओ होगा। तो यहाँ पे देखिए ए और ओ जो है मिल के क्या बनाएंगे, ए और ओ ये ए बनाएंगे, और ये ओ और ये बी मिल के क्या बनाएंगे, बी बनाएंगे। फिर हम बात करते हैं इसका उल्टा, इधर ए और ओ मिल के ए बनाएंगे, और ये आपका बी और ओ मिल के क्या बनाएंगे, बी बनाएंगे। यानी कि या तो ए ब्लड ग्रुप होगा या फिर बी होगा, यानी ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। सर्वग्राही कौन सा रुधिर वर्ग होता है, तो ये हमारा आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। ए बी जो है वो सर्वग्राही होता है। रक्त के ए बी वर्ग वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है जिसका रक्त वर्ग हो। अब ए बी क्या है, अभी हमने बात की थी, ए बी जो है ये होता है सर्वग्राही, यानी कि सभी से ले सकता है लेकिन सभी को दे नहीं सकता। तो दे किसको सकता है, अपने जैसे कोई दे सकता है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, सिर्फ ए बी को दे सकता है। सामान्य मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है, यानी कि यदि हम बात करें ब्लड प्रेशर की, तो ब्लड प्रेशर कितना होता है, यदि हम बात करें तो ये होता है 120/80 mm ऑफ Hg, यानी कि तो ये जो 120 होता है ये होता है सिस्टोलिक, क्या होता है, सिस्टोलिक, और ये जो 80 होता है ये होता है डायस्टोलिक, डायस्टोलिक। अब ये सिस्टोलिक डायस्टोलिक क्या होती है, जब हम सांस अंदर लेते हैं, यानी कि हमारा जो शरीर है उसके अंदर जाती है जब हवा, तब उसके बोलते हैं सिस्टोलिक, और जब हम हवा बाहर छोड़ते हैं तब उसे बोलते हैं डायस्टोलिक। यानी कि जब हवा अंदर लेंगे तो हमारा जो ब्लड प्रेशर होगा वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो ये होता है 120, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो वो होता है 80, तो 80 को बोलते हैं डायस्टोलिक, और जब सांस अंदर लेते हैं तो इसको बोलते हैं सिस्टोलिक। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन देखोगे तो ऐसा ऑप्शन आपको दिखेगा नहीं, लेकिन जो पहला ऑप्शन दिया गया है वो 80/120 दिया है। ये वैसे देखा जाए तो गलत है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से हमको ए आंसर करना पड़ेगा, लेकिन जो सही आंसर है वो 120 पहले आना चाहिए, 80 बाद में आना चाहिए, क्योंकि सिस्टोलिक पहले आता है फिर उसके बाद में डायस्टोलिक आता है। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना है कि ब्लड प्रेशर किसे मापा जाता है, ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो स्पिग्नोमैनोमीटर, क्या होता है, स्पिग्नोमैनोमीटर। रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है, एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थाइमस या फिर पित्त पिंडी। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो ए करेक्ट हो जाएगा। ये जो एड्रिनल ग्रंथि है ये एड्रिनलिन हार्मोन का स्रावण करती है, यानी सीक्रेशन करती है। जब हमारा जो शरीर के अंदर ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो ये जो एड्रिनलिन ग्रंथि है ये एक्टिव हो जाती है, और यहाँ से क्या निकलता है, हार्मोन निकलता है, जिसकी वजह से वापस ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है जितनी ज़रूरत होती है। तो ब्लड प्रेशर का नियंत्रण कौन करता है, एड्रिनलिन, यानी कि अधिवक्र ग्रंथि करती है। निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है, पहला है किरीट आघात, संवहन तंत्र का विस्तार, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि किरीट आघात क्या होता है, ये होता है आपका हार्ट अटैक, जिसको हिंदी में बोलते हैं किरीट आघात। तो हार्ट अटैक जो है संवहन तंत्र विस्तार की वजह से नहीं होता, जब हमारे जो हार्ट होता है यानी कि हृदय के अंदर ब्लड का जो फ्लो है वो रुक जाता है, उसकी वजह से जो है किरीट आघात यानी कि जो है हार्ट अटैक आता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा है एथीरोस्क्लेरोसिस, ये वर्ड बहुत ही अच्छा है, आपको याद रखना है, धमनियों का अवरुद्ध हो जाना। जब हमारी धमनियों के अंदर जब कोलेस्ट्रॉल एकत्रित हो जाता है, स्टोर हो जाता है, तो धमनियाँ क्या हो जाती है, अवरुद्ध हो जाती हैं। इसी को क्या बोलते हैं, एथीरोस्क्लेरोसिस। और इसकी वजह से होता क्या है, इसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, यानी कि जिसकी इंसान की बीपी बढ़ जाती है, अपन जनरली कहते हैं कि बीपी बढ़ गई है, तो वो रीज़न क्या होता है, ये धमनियाँ जो होती हैं वो अवरुद्ध हो जाती हैं, और अवरुद्ध होने का कारण क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल, और इस प्रोसेस को कहते हैं क्या है, एथीरोस्क्लेरोसिस। तो सही मेल खाता है ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। अब है हाइपरटेंशन, न्यून रक्तचाप, हाइपोटेंशन। देखिए हाइपर का मतलब होता है हाइपर, एक होता है हाइपो। तो हाइपर जो होता है ये हमेशा आपको ध्यान रखना है, इसका मतलब होता है अधिक, और हाइपो का मतलब होता है कम। तो हाइपर टेंशन यानी कि जो ब्लड प्रेशर है वो न्यून नहीं
अधिक होता है। जब ब्लड प्रेशर जो है वो अधिक हो जाता है उसे हाइपरटेंशन कहते हैं, और जब ब्लड प्रेशर कम हो जाता है उसे हाइपोटेंशन कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को जो है ये सारी चीज़ समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन वापस आ गया जो अभी मैंने आपको समझाया था। हाइपर टेंशन, हाइपर का मतलब मैंने क्या बताया था, अधिक। तो यानी कि जब ब्लड प्रेशर अधिक हो जाता है, हृदय की गति तेज़ होने के लिए, हृदय की गति धीमी होने के लिए, रक्तचाप घटने के लिए, रक्तचाप बढ़ने के लिए। तो कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, आप सभी कर सकते हैं इसका आंसर सही। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं, स्कीमिया, हाइपरीमिया या हीमोस्टेसिस या फिर हीमोरेज। तो जब रक्त जो है हमारे शरीर में कम पहुंचता है तो उसको बोलते हैं स्कीमिया। क्या बोलते हैं, स्कीमिया। इसकी वजह से होता क्या है, बहुत सारे जो हमारे ऊतक होते हैं यानी कि कोशिकाएं होती हैं वो मर जाती हैं। वयस्क पुरुष में आरबीसी की संख्या कितनी होती है, 5.5 मिलियन, 5 मिलियन, 4.5 मिलियन और या फिर 4 मिलियन। देखिए 1 मिलियन आप सभी को पता है कितना होता है, 10 लाख। तो आरबीसी की संख्या जो है वो 5 मिलियन के लगभग होती है। यानी कि पुरुष और महिलाओं में थोड़ा बहुत अंतर होता है, लेकिन यदि हम बात करें एवरेज की तो औसतन 5 मिलियन होती है, यानी कि 50 लाख के लगभग आरबीसी होती है। रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा होता है। देखिए स्कंदन का मतलब क्या होता है, स्कंदन का मतलब होता है कि रक्त का थक्का जमना, और प्रतिस्कंदन यानी कि उल्टा, यानी कि ऐसा पदार्थ जो रक्त का थक्का नहीं बनने देता। फाइब्रिनोजन, हिप्पेरिन, थ्रोम्बिन या फिर ग्लोबिन। तो ऐसा पदार्थ होता है हिप्पेरिन। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। ये हमारे ब्लड के अंदर पाया जाता है, और जब हमारा ब्लड जो है हमारे शरीर के अंदर होता है तब वो स्कंदन होना नहीं चाहिए, यानी कि उसका थक्का नहीं बनना चाहिए, तो उसका कारण होता है हिप्पेरिन। और जब हमारा जो कोई भी चोट लग जाती है तो जब रक्त बहता है तब फाइब्रिनोजन वहाँ पे काम करता है, जिसकी वजह से रक्त का थक्का बनता है। तो ये जो है हिप्पेरिन रक्त का थक्का नहीं बनने देता। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना है, 80 से 120 मिलीग्राम परसेंटेज, या फिर 120 से 140, 140 से 180 या फिर 180 से 200। यदि हम बात करें सामान्य स्तर की तो सामान्य स्तर होता है 180 से लेके 200 तक। इतना है तो ठीक है, लेकिन यदि 200 से ज़्यादा होने लगता है तो उसको क्या बोलते हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, उसको बोलते हैं एथीरोस्क्लेरोसिस। यानी कि जब कोलेस्ट्रॉल धमनियों के अंदर जमने लगता है तो उसको कहा जाता है एथीरोस्क्लेरोसिस। मनुष्य में सामान्य निरन रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होता है। कुल मिला के यहाँ पे आपको शुगर लेवल पूछ रहा है, यानी कि 100 ml के अंदर कितना शुगर लेवल होना चाहिए, 30 से 50 मिलीग्राम, 50 से 70, 100 से 80 से 100 या फिर 120 से 140। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जो हमारा सामान्य जो शुगर लेवल है वो 100 तक होना चाहिए, यानी ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, 80 से लेके 100 तक। अब क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के थोड़ी देर बाद में यदि हमारा शुगर लेवल चेक करेंगे तो 160 चला जाता है। यदि हम जो है मिठाई खा लेंगे तो 160 से थोड़ा और ऊपर चला जाएगा, लेकिन यदि 200 से ऊपर चला जाता है उसको क्या बोलते हैं, डायबिटीज़। तो सामान्य स्तर तो ये होता है खाना खाने के बाद में 150-200 तक जा सकता है, लेकिन 200 से ऊपर कभी नहीं जाना चाहिए। लास्ट लिमिट कितनी है, 200। वयस्कों में खाली पेट रुधिर ग्लूकोज स्तर मिलीग्राम पर 100 ml में होना चाहिए। तो अभी हमने कितनी बात की थी, 80 से 100 सामान्य स्थिति, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, खाली पेट। जब हमारा पेट एकदम खाली है तो शुगर लेवल होना चाहिए 60 के आसपास। तो यदि 60 से भी कम है तो उनका शुगर लेवल घट जाता है, वो भी प्रॉब्लम है। और यदि 200 से ऊपर चला जाता है तो भी प्रॉब्लम है। तो ये रेंज होती हैं और सामान्य होती हैं 80 से लेके 100 तक। मानव रुधिर का पीएच कितना होता है, हमारा जो रक्त होता है उनका पीएच जो है वो होता है 7.4, एग्जैक्ट आपको ध्यान रखना है। और यदि हम बात करें हमारे शरीर में जो है रक्त कितना होता है तो लगभग 5 से 6 लीटर होता है। वयस्क मानव के में रुधिर की सामान्य मात्रा होती है। तो अभी हमने बात की थी कि कितनी होती हैं, 5 से 6 लीटर। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा।
मानव में कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है? 45, 50, 55 या फिर 60%। तो यदि हम बात करें तो हमारा जो रक्त होता है, रक्त, उसमें 55% जो होता है वो तो होता है प्लाज्मा, और जो बाकी 45% होता है उसमें क्या होता है? उसमें आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, प्लेटलेट्स होती हैं और कुछ अन्य पदार्थ होता है। यानी कि कहने का मतलब है ये रुधिराणु बोलते हैं इनको, ये होती हैं 45%। तो यहाँ पे क्या पूछा गया? प्लाज्मा। तो प्लाज्मा कितना होता है? 55%, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कणिकाओं, कॉर्पस के बिना रक्त के तरल अंश को क्या कहते हैं? तो अभी हमने डिस्कस किया था, जो प्लाज्मा होता है, यानी कुल रक्त में क्या होता है? 55% प्लाज्मा और 45% होते हैं रुधिराणु, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो यदि हम इन तीनों को निकाल दें तो पीछे क्या बचेगा? प्लाज्मा। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। अरक्तता, अरक्तता का मतलब होता है रक्त की कमी। किसकी कमी के कारण होता है? राइबोफ्लेविन, थाइमिन, फॉलिक एसिड या फिर नियासिन। तो फॉलिक एसिड की वजह से जो है, यदि फॉलिक एसिड की हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो अरक्तता आ जाती है, यानी कि हमारे शरीर में खून की कमी आ जाती है। तो फॉलिक एसिड किसकी वजह से बनता है? हरी पत्तेदार सब्जियां हो, सोयाबीन हो या फिर मांस हो, उसकी वजह से। और इसका काम क्या होता है? आरबीसी का निर्माण करना, डीएनए का संश्लेषण करना, ये काम होता है फॉलिक एसिड का। रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्यूमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? देखिए, यदि हम बात करें गांव की, तो वहाँ पे यदि डॉक्टर नहीं होता है तो जनरली कभी लग जाती है तो क्या करते हैं? या फिर आपने देखा होगा, मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ कि आपने कभी देखा होगा कि अपने पिताजी कभी सेविंग करते थे तो वो साथ में फिटकरी रखते थे। क्यों रखते थे? कि जब ब्लेड से लग जाती थी तब वो फिटकरी लगाते थे। तो उसका कारण क्या होता था? उसका कारण होता था कि ब्लड जो है वो हाथों हाथ रुक जाए। तो फिटकरी जो होती हैं वो, उसका रासायनिक नाम क्या है? उसका रासायनिक नाम है पोटास एलम, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और फिटकरी का सूत्र आपने बचपन से ही याद कर रखा है बहुत सारे लोगों ने, मुझे कंफर्म यकीन है। तो K2SO4 Al2SO4 का होल ट्राइस 24H2, ये सूत्र किसका होता है? फिटकरी का। और फिटकरी के अंदर एल्यूमिनियम पाया जाता है। रुधिर लसिका, जिसे बोलते हैं हीमोलिम्फ, ये किस में होती है? शूलचर्मी, एस्कारिस, एनेलिड या फिर संधिपाद, यानी कि ऑर्थोपॉड के अंदर होता है। तो किसके अंदर होता है? ये जो होता है रुधिर लसिका, ये एक प्रकार का क्या है? तरल पदार्थ होता है। और ये किसके अंदर पाया जाता है? ऑर्थोपोडा के अंदर। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, संधिपाद या फिर ऑर्थोपोड। निम्न में से वर्णक प्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन कौन सा है? म्यूसिन, हीमोग्लोबिन, पेप्टोन या फिर विटेलिन। तो क्रोमोप्रोटीन जो है वो होता है आपके हीमोग्लोबिन। यदि मैं आपको और पूछूं कि ऐसे और कौन से नाम हैं, यदि हम बात करें मायोग्लोबिन, साइटोक्रोम्स या फिर फ्लेवोप्रोटीन्स, ये सभी जो है ये वर्णक प्रोटीन यानी कि क्रोमोप्रोटीन होते हैं। क्रिसमस फैक्टर इनमें से किन में निहित होता है? उत्सर्जन, पाचन, शोषण या फिर रक्त जमाव। तो जो क्रिसमस फैक्टर होता है ये रक्त जमाव से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। इसे फैक्टर 9 भी कहा जाता है या फिर एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी भी कहा जाता है। किसको? क्रिसमस फैक्टर को। मानव की लाल रक्त कणिकाओं की आयु निम्नलिखित में से कितनी होती है? तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये होती हैं 120 दिन। और आरबीसी हमारे शरीर में कितनी पाई जाती है? 5 मिलियन। आज का लास्ट क्वेश्चन है, केंचुए की पृष्ठीय रुधिर वाहिका में रक्त का प्रवाह किस ओर होता है? अधोमुखी, पश्चगामी, अग्रगामी या फिर पार्श्वमुखी। तो यदि हम बात करें केंचुए की, तो केंचुए में जो रक्त होता है वो अग्रगामी होता है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 40+ क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन को हमने इजीली डिस्कस किया। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, नहीं तो आपको इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से भी आप मुझे कोई भी जो है सवाल पूछ सकते हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।